Okay then, so welcome back to the class again. Thank you very much. I hope all well. Yes, भैया. Great. आपकी एनर्जी में वो बात नहीं है, वो लग नहीं रहा कि एवरीथिंग इज़ वेल. खैर, एनीवेज क्या हो रहा तेरे को? टाइफाइड और मलेरिया. दोनों? तो उसके डोजेस चल रहे हैं. कितना बचा हुआ? कितना दिन हुआ? 3. सोया मिल रहा है? हाँ. फिर काहे लोड ले ली, छुट्टी करवा लेती. चलिए, I'll try कि I'll not make the things very complicated. आसान चीज़ें आपको आज बताएंगे. ओके, सो हम अपना से अलग परेशान है. So last day we were going through the critical temperature and critical pressure, right? I told you about the critical temperature and critical pressure. Critical temperature is actually a specific temperature beyond which the gas cannot be liquefied. उसको आप liquefy नहीं कर सकेंगे, है ना? That temperature is known as critical temperature, and the pressure which is corresponding to the critical temperature is known as critical pressure. ठीक है? फाइन. ओके, कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर आप लिख लिए थे. क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी, इट इज़ द टेम्परेचर बियॉन्ड विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, राइट? इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस, क्रिटिकल टेम्परेचर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर में जितना प्रेशर काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर. मतलब उसके बाद का कुछ नहीं. समझ में आया? तो क्रिटिकल प्रेशर ऐसा कुछ, समझ गए? अब टेम्परेचर और प्रेशर से एक चीज़ जो है वो और वेरिएबल हो जाता है, दैट इज़ वॉल्यूम. सो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के कारण जितना वॉल्यूम आपको मिलता है दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम. क्लियर है? इसको थोड़ा सा केवल लिख लीजिएगा यदि छूट गया होगा तो, आई गेस. ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ नेक्स्ट द नेक्स्ट थिंग्स. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिए थे कल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, उसका मतलब बता ही दिए थे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको जानना है केवल, और कुछ नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. फाइन. आइए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज हम देखेंगे. सपोज दैट कि वी हैव गॉट अ बीकर. ठीक है? और इस बीकर में इतना लेवल में हमने वाटर भर के रखा हुआ है. ठीक, वाटर हम इसको लगातार भर के हम यहाँ पे रखे हुए हैं. वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स कहिए, पार्टिकल्स कहिए, व्हाट दे विल डू इज कुछ इस प्रकार के होते हैं इसके पार्टिकल्स, राइट? थोड़े थोड़े फैले फैले भी होते हैं, है ना? समवट लाइक दिस. ठीक ना? थोड़ा और कंजस्टेड कर दीजिएगा तो सॉलिड हो जाएगा, तो हमें सॉलिड नहीं करना है. तो कुछ इस प्रकार का. अब इनमें सभी में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है. अब काइनेटिक एनर्जी इसमें मिल रही है, इसका मतलब सीधे तौर पर बात यहाँ पर यह है कि ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे आर अगेन एंड दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन. वो लगातार घूमते रहते, सुई इधर उधर, विदाउट एनी डायरेक्शन, बस दाएं धोई करते रहना. समझ? बस इधर उधर करते रहेंगे. दे विल बी कोलाइडिंग विथ ईच अदर. क्लियर है? दे विल बी मूविंग. फाइन, बुझ गए? कोई दिक्कत? और सरफेस यहाँ तक है हमारा, मान लीजिए बाहर वाला जो एरिया, दिस वन इज द एटमॉस्फेयर. ये उसका एटमॉस्फेरिक रीजन है. बाहर का एटमॉस्फेरिक रीजन है. जैसे हम लोग यहाँ पर है तो बाहर ये पूरा एटमॉस्फेयर हो गया हमारा.
ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक अगर हमारा पानी है, ये हमारा सिस्टम है, तो ये पूरा बाहर वाला जो रीजन हो जाता है, दिस इज़ माई एटमॉस्फेरिक रीजन, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। अब एटमॉस्फेयर जो है ये इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ गैसेज, and gases have molecules and the molecules of the gases have more kinetic energy with respect to this one। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो अभी यहाँ पर स्टोर है वो, और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी जो इधर 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 पहुँचा हुआ है वो, दोनों में अंतर है ना जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दिस इज अंडरस्टूड बिकॉज की गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सही बात है कि नहीं, है ना? कोई इशू यहाँ तक में नहीं ना? ओके ग्रेट। सो जैसे आपके क्लास में या किसी कोई भी आप क्लासेस में आप जाएंगे, हर बच्चे का ये ख्वाब होता है कि वो टॉप करे, है ना, लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने, सभी लोगों में उनकी वाहवाही हो, लाइमलाइट मिले, फेम मिले, नेम मिले। समझ रहे हो? ये हर बच्चे का इच्छा होता है। जिसकी इच्छा नहीं होती है वो बस सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं स्कूल, समझे, या फिर इसलिए जाता है क्योंकि पिंकी जा रही है ना। ये भी कारण होते हैं बहुतों के स्कूल जाने के। पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, लेकिन 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिलता है वो लोगों को, समझे। तो इसका साफ मतलब यही है, पीछे बैठ लेना है और देखना है पिंकी आज बोल रही है कि नहीं बोल रही है। प्रेजेंट सर मुझे तो उन बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में हमेशा ये बातें रहती हैं, ठीक है, कि अगर वो टॉप कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि हम टॉप में ही रहें, हम पीछे ना आए, नीचे ना हो जाए, राइट। अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा ही पढ़ते रहें हमेशा, और जो हल्का पीछे हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ऊपर ही रहें, ऊपर रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, समझे। उनमें हमेशा ये खुजली चढ़ी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ जिस्ट फॉर, और देयर इज़ अ ज़ील फॉर मूविंग अहेड। आपको जितना मिला है उससे ज़्यादा आपको हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। एक समोसा मिला, 2 समोसे चाहिए होते हैं। 99 समोसे मिले, एक समोसा फिर भी घट जाएगा, बोलोगे एक दे देता 100 हो जाता, तब भी आदमी बोलेगा, है कि नहीं? सही बात है ना। सिमिलरली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, इनको जो काइनेटिक एनर्जी मिली है, ठीक है, इनको जो काइनेटिक एनर्जी मिली है ये अपने आप में खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है कि जस्ट इसके ऊपर में जो काइनेटिक एनर्जी मिली है पार्टिकल्स को वो ज़्यादा है। सो व्हाट डू दे थिंक? इनको भी चाहिए, ये भी सोचते हैं कि काश हे भगवान कुछ ऐसा हो हम भी ऊपर निकल लें, मुझे भी उतनी उसके जैसी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हम भी जाएंगे ऊपर। ये चाहते हैं, इनको तो मिला हुआ है ये, समझे। एटमॉस्फेयर में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है वो तो उनको मिला हुआ है ही, इनको नहीं मिला है, तो इनमें खुजली चढ़ी हुई है। बार बार सोचते हैं, बार बार चाहते हैं कि हम ऊपर चले जाएं, समझ रहे हो। उनके जितनी काइनेटिक एनर्जी मुझे भी चाहिए, सो दैट कि दे विल मूव अहेड, समझ रहे हो। इसके लिए ये लगातार मूव करते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर इधर। ये जो डिज़ायर है इन पार्टिकल्स का, दिस इज नोन एज रैंडमनेस, ठीक है। दे आर वेरी रैंडमनेस। रैंडमनेस कुछ टर्म्स हैं, केवल टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको समझ में आए। रैंडमनेस क्या है? रैंडमनेस इज एक्चुअली द डिजायर ऑफ दीज पार्टिकल्स टू गेन मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी सो दैट कि दे विल मूव अहेड एंड दे विल बिकम फ्री। यहाँ जाना मकसद केवल ये नहीं कि उसके जितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए ये कि वहाँ जाएंगे तो मेरे पास फ्री एटमॉस्फेयर रहेगा, हम कहीं भी घूम सकेंगे। सॉरी। इनका कोई भी चाहता है, अभी क्लास 10 का बच्चा चाहेगा कि बस जल्दी से फाइनल एग्जाम ले लो, हम जाएंगे रांची में एडमिशन करा लेंगे, उधर ही रहेंगे ना, कोई मार नहीं, कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं, अपना मन का मालिक रहेंगे, हमको जो मन करेगा सो करेंगे। लोग सोचते हैं ऐसा, उसके बाद जाएंगे फेल होकर वापस आ जाते हैं यहाँ पे, बोलता है ये ठीक हलो, झुट्टो चल गई उधर। मुझे इनकी भी चाहत है कि इनको बाहर जाएं, ऊपर जाएं, और ऊपर जाने के बाद इनको जो है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो दे कैन मूव अराउंड, दे कैन गो एनीवेयर इन द एटमॉस्फेयर। मुझे तो ये भी वही चाहते हैं कि वहाँ जाए। दिस इज़ नोन एज रैंडमनेस। ये तो चाहते हैं, इसको मिल नहीं रहा है, ये केवल चाहता है। दिस इज़ नोन एज रैंडमनेस, इसको रैंडमनेस कहते हैं,
ठीक है, समझ आ रहा है। रैंडमनेस अगर आपको बोला जाए तो आपको समझना है कि रैंडमनेस माने दिस इज द स्टेट वेयर दीज पार्टिकल्स हैव अ वेरी 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 कीन डिजायर टू हैव मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, टू गेन मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी, सो दैट कि दे विल गो अप, दे विल लीव दिस सरफेस, इस सरफेस को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, सो दैट कि दे कैन मूव फ्रीली। समझे, दे कैन मूव फ्रीली, आराम से मूव कर सकेंगे इस वजह से। समझे। अब बात यहाँ ये है कि ये केवल चाहता है, इसको मिलता नहीं है ये सब, ये केवल चाहता है। अभी हम चाह लेंगे कि प्रियंका चोपड़ा से हमारा शादी हो जाए तो हो जाएगा? नहीं ना, वो ब्याह कर लिया वो, अब क्या फायदा है ना। या दूसरा किसी से वो सोचेंगे आलिया भट्ट से शादी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हम केवल चाहते हैं, ऐसा होना नहीं होना कौन जान रहा है ना, क्या पता हो जाए, करे तो तुम लोग चाहती नहीं मेरा भला हो। खैर एनीवेज वापस आते हैं। एज आई सेड कि ये केवल चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता है, इनको भी पता है ये बात कि चाहने से कुछ नहीं होगा। व्हाट डू दे डू? अब इसके लिए ये क्या करते हैं कि ये ऊपर वाला लाइन में जो देखो, ऊपर वाला जो रख रहा है, ऊपर वाला ये वाले पार्टिकल्स, ये वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं कि अपनी काइनेटिक एनर्जी जितनी उसकी मिली हुई है उससे एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले से उधार ले लेते हैं। कह रहे तू नीचे आना रे दे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नीचे वालों से इन्होंने ले लिया जितना इसको चाहिए, किसके लिए? रैंडमनेस को पूरा करने के लिए। समझे, मतलब अपने डिजायर को, अपने सपने को पूरा करने के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ऑलरेडी है इसके पास, लेकिन थोड़ा और मिल जाता तो हम ऊपर चल जाते। ये बात है, समझे? क्लियर, समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही? हाँ, तो ये क्या, इनको क्या चाहिए? इनके काइनेटिक एनर्जी है, ये थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और मिल जाए तो हम ऊपर चल जाए। ये जो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी है ये क्या करता है कि ये ऊपर वाले जो है वो नीचे वालों से भीख मांग लेते हैं, कह रहे दे रहे हफ्ता निकाल, दे दिया। समझे? दे, नहीं तो ऊपर में हम लोग चढ़ के चाप देंगे तो लोग डरे दे देता है, ले भाई ले। अपना ध्यान से सुनो, अपना काइनेटिक एनर्जी कैसे वो देगा? पेन ड्राइव में नहीं, दे विल गिव द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि इसको काइनेटिक एनर्जी कैसे मिली है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझे? उनको कैसे मिलेगा? हीट के फॉर्म में। इन सभी को हीट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी मिला है। समझे? इसके पास भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है जो है वो हीट के फॉर्म में है। ठीक है, तो यदि ये वाले इनसे काइनेटिक एनर्जी मांगेंगे तो एक्चुअली पेन ड्राइव में भर के नहीं दे देंगे, लो कॉपी कर लेना, हीट के फॉर्म में देंगे। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि काइनेटिक एनर्जी ये वाले इनको देगा तो अपना एक्चुअली हीट देगा इसको, दे विल ट्रांसफर देयर हीट टू दिस। अच्छा, ये दिस करने से बेहतर है कि फर्स्ट वाले लाइन को हम मान लेते हैं ए सेक्शन और इसको बी सेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये सारे के सारे ए सेक्शन में आए और ये सारे के सारे बी सेक्शन में आए, समझ गए? तो ए सेक्शन वाले जो है वो बी सेक्शन वाले से काइनेटिक एनर्जी मांगते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी मांगते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में देगा? तो हीट के फॉर्म में देगा। तो बी सेक्शन वाले ए सेक्शन वालों को काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में दे देते हैं। समझ आया? और कितना देगा? जितना में ए सेक्शन वाले उड़ने लगे, ऊपर चले जाए। समझ आया कि नहीं? बुझा रहा है? कहानी क्लियर है इतनी? ओके, सो जैसे ही ये अपना हीट के फॉर्म में इसको दिया, हीट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी दिया, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और ये सुई से ऊपर चला गया एटमॉस्फेयर में। पूछ रहे हो? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन यही होता है। आप केवल कितना जानते होगे एवापोरेशन? अब क्या जानते हैं एवापोरेशन में? आप सिर्फ और सिर्फ अभी यही जानते होंगे कि इट इज़ द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, है ना, ऑन हीटिंग, है ना, इज नोन एज एवापोरेशन। यही जानते हो? हाँ, बट ऐसा नहीं है, समझे? ऐसा नहीं है। आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में भी आप उसको एवापोरेट करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? एवापोरेशन के लिए आपको जो है बर्नर देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी हो सकता है।
क्यों? क्योंकि एवापोरेशन इज सिंपली कि इसको जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, इसको जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी चाहिए था केवल वो मिल जाए, बस ये उड़ जाए, यही है एवापोरेशन। अब ये जो हल्का सा एनर्जी है वो या तो भीख मांग ले या किसी से डरा धमका के ले ले, ये उसकी मर्जी है, बस मिल जाए। या तो आपका मन है उसको हीट दे दो तो हीट दे दो, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिंस कि हम हीट दे के एवापोरेट किए थे तो हीट हमेशा देना रहेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हम चोरी चमारी करके फर्स्ट आ गए तो हर किसी को चोरी चमारी करेगा तभी वो फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं है। कोई खुद से भी तो कर लेते हैं ना पढ़ के। और भी अलग अलग टेक्निक रहता है फर्स्ट आने का, समझे? आप कैसे बोल दीजिएगा नहीं जब तक चोरी नहीं करोगे तब तक तुम्हारा फर्स्ट नहीं आओगे? इज इट लाइक दैट? नहीं, वैसा ही अपना कॉन्सेप्ट को जो थोड़ा सा धो लीजिए। कहने का मतलब ये कि आप हमेशा हीट दीजिएगा तभी एवापोरेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एवापोरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको वो थोड़ा सा जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो घटा हुआ था केवल वो मिलना चाहिए, उसको केवल वो मिल जाए, बस बात खत्म। वैसे कि वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसको काइनेटिक एनर्जी मिला, ये उड़ जाएगा, और जैसे ही उड़ेगा ये पूरा का पूरा लेयर जो है वो खत्म, ए सेक्शन खत्म, उड़ गया वो, समझे? और ये नीचे वाला जो सेक्शन है, बी सेक्शन जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा इसको दिया भी तो था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में दिया था? हीट के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये हीट कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसी प्रकार से आपका बाकी का जो सरफेस यहाँ पे रह गया है, इट विल बिकम कूल, इट विल कूल डाउन, ये ठंडा हो जाएगा। समझाया कि नहीं? बुझाया? दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कि whenever and wherever evaporation takes place, cooling effect is seen. वहां पे ठंड होगा, पक्का होगा, ठंडा होना ही होना है। बिकॉज बिना काइनेटिक एनर्जी दिए, बिना हीट दिए वो उड़ा तो नहीं होगा, है? बिना हीट एनर्जी दिए वो उड़ेगा नहीं। और अगर हीट एनर्जी दिए मतलब आप ठंडा हुए, जो गर्म हुआ वो तो उड़ गया, जो ठंडा रह गया वो बच गया हमारे पास। दिस इज हाउ एनीथिंग इज कूल डाउन। किसी भी चीज़ को हम इसी प्रकार से ठंडा करते हैं। दिस इज द प्रोसेस बिहाइंड एवापोरेशन, समझे? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कि एवापोरेशन causes a cooling effect. एवापोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। एवापोरेशन जो है वो हमेशा अपने साथ ठंडाई लाएगा, ठीक है? हर बार। पता नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, बट दिस इज ट्रू। इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं? यदि इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स और हम बता सकते हैं जहाँ पे एवापोरेशन होता है और आपको ठंडा लगेगा, ठीक है? जैसे अभी बाद में लिख देंगे, अब सुन लीजिए। जैसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एवापोरेशन, अच्छा एवापोरेशन जो है वो अपने आप ही हो सकता है, उसके लिए हम बोले कि आपको हीट देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी हो सकता है, ठीक है? कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एवापोरेशन होता है तो आपको ठंड लगता है, राइट? चलिए लेट अस सी। हैव यू सीन, आप जब गर्मी में आइएगा पसीना पसीना हो जाइएगा तो पंखा चलाइएगा, भोए टाइप से एकदम बैठ जाइएगा, उसके नीचे आपको ठंडा लगेगा, होता है गर्मियों के मौसम में। अभी जैसे गर्मी लग रहा है, पंखा चला देंगे अभी पूरा पूरा आपको ठंड लगने लगेगा, है ना? ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारा जो शरीर है वो पसीना जो इट इज़ स्वेटिंग, ये पूरा पूरा पसीना छोड़ रहा है ना? पूरा पूरा डब 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 हो चुका है, हुआ है कि नहीं? अब यहाँ पे पंखा चला देने से क्या होगा? पंखा चला देने से क्या होगा कि इट विल स्पीड अप द इवापोरेशन प्रोसेस। देखो होना क्या है कि हमारे शरीर में के ऊपर में जो पानी है, आई मीन जो पसीना है, उसको उड़ना है, उसको उड़ना है, और उड़ने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बिकॉज रैंडमनेस, उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी ये ले लेगा हमारे शरीर से, हमारे बॉडी टेम्परेचर से। हमारा बॉडी टेम्परेचर में वो भी तो गर्मी है, गर्म है ना, शरीर गर्म रहता है ना, तो उससे जो है वो आपको गर्मी वो ले लेगा। और जैसे ही वो हीट एनर्जी लिया शरीर से, हीट एनर्जी जैसे ही शरीर से लिया, उसको मिल गया, वो उड़ गया, वो इवापोरेट हो गया,
और आपका शरीर सिंस की काइनेटिक एनर्जी उसको दिया, बोले तो हीट एनर्जी उसको दिया, इसलिए आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड यू विल फील कूल। और आपको जो है वो ठंड लगेगा, लगता है कि नहीं, है ना। जिसने काइनेटिक एनर्जी दिया है ठंड वहाँ पर होगा, काइनेटिक एनर्जी जो देगा वही ठंडा होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी बी सेक्शन वालों ने ए वालों को दिया था, है ना, तो ए वाले गर्म होके उड़ जाएंगे और जिसने दिया वो ठंडा हो जाएगा। समझे कि नहीं, बुझा रहा है? हाँ, गर्मियों के टाइम में आप ये भी देखिएगा कि घर वर धोते हैं तो लोग जो पानी उनी से धो देते थे, फ्लोर व्लोर पूरा धोते रहते हैं, है ना। छत उत पे रहेगा तो छत में भी पानी वानी मारते रहते वो लोग दिन में। वाई? फॉर द सेम रीज़न, पानी है, ठीक है, पानी है, पानी को एवापोरेट करना है और एवापोरेट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा? सरफेस से जो गर्मी पनप रहा है, पूरा पूरा जो आपका फ्लोर गर्म हो चुका है, वही गर्मी जो है वो उसको मिल जाएगा, वो ले लेगा उसको। अच्छा, फ्लोर ने एनर्जी दी, मतलब कि फ्लोर ठंडा हुआ और वो उड़ गया। दिस इज हाउ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। इस प्रकार से टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, समझे कि नहीं। whenever there will be evaporation taking place, there will be a sensation of cooling effect. cooling effect आपको मिलेगा ही मिलेगा। do you use nail polish? nail polish यूज़ करते हैं? nail polish नहीं, झूठ बोल रही है मेरे से लेडीज, और नेल पॉलिश नहीं, नो। नेल पॉलिश रिमूवर, पॉलिश यूज नहीं करते तो उसका रिमूवर क्यों यूज करते? हाँ, नेल पॉलिश नहीं यूज करते तो क्यों करेंगे? अच्छा चलिए, स्मार्ट आंसर। तो नेल पॉलिश वाला रिमूवर जो होता है, ठीक है, थिनर जो आता है ना, थिनर होता है, स्पिरिट टाइप का रहता है, उसको आप थोड़ा सा शरीर में यहाँ पे लगाइएगा ना, ठीक है, उसके बाद छोड़ दीजिए। आपको गर्मी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही एवापोरेट हो जाएगा, है ना, वो अपने आप ही एवापोरेट हो जाएगा। और जहाँ एवापोरेट होगा आपका वहाँ पे वो ठंडा कर देगा, समझे। कभी सुई लेने गए हो? हाँ, अभी तो जा रही होगी सुइया लेने, तो सुइया लेने जाओगे तो समय देखोगे कॉटन में भिगा के और उसके बाद पहले पोंछ लेता है ना। देयर ऑल्सो जो है वो आपको हल्का ठंड हल्का सा महसूस होगा, ठीक है, उससे साफ भी हो जाता है और ठंडाई भी बनी रहती है। क्या चीज़ रहता है? क्या रहता है? दैट इज़ एसीटोन, और उसमें कुछ केमिकल्स दवाइयाँ भी मिली रहती हैं ताकि जर्म्स को किल कर दे, समझे। डिटॉल, हैव यू हर्ड ऑफ डिटॉल? डिटॉल भी आपको हल्का सा लगेगा। पेट्रोल, पेट्रोल आप हल्का सा छिड़क लीजिए, उसके बाद देखिए इट विल, सिंस कि ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल लिक्विड्स, रिमेंबर वॉलेटाइल, जो अपने आप ही एवापोरेट हो जाए उसको वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। तो ये खुद ही चले जाते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं, तो एवापोरेशन हुआ तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, समझे। अगर टेबल में रखे हो और एवापोरेशन हो गया तो फिर टेबल ठंडा हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे लगा लिया और एवापोरेशन हो गया तो फिर आपका यहाँ ठंडा हो जाएगा। सीधी सी बात, क्लियर है? चलिए इसको छाप लेंगे। चलिए, इतनी बातें क्लियर है? एवापोरेशन का पूरा प्रोसेस क्लियर है? समझ में आया? कोई इशू, कोई दिक्कत? ओके फाइन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सो इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन। आपको एवापोरेशन के इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई विल बी राइटिंग द टॉपिक, टॉपिक लिख देंगे हम, उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर देंगे, आप एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1, in summers water is sprinkled on the floors, full stop। क्वेश्चन दे देगा वाई, स्टेटमेंट लिख के वाई बोल दे, या फिर वाई यहीं लगा के बोल दे, वाई इन समर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लोर्स, ये बोल सकता है। तभी हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। फिर से कर दे क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ओके ग्रेट।
नंबर 2 और क्या क्या आपको पूछा जा सकता है इसमें? वी प्रेफर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर than the dark colored other material. Why? मतलब ये सिंपली बात ये है कि आप गर्मियों के मौसम में हमको सब मालूम है कि हमें जो है वो सूती के कपड़े हम लोग पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं. वाई? कुछ और क्यों नहीं? ऊनी कपड़े क्यों नहीं, है ना? वाई नॉट वुलन क्लोथ? गर्मी वाला गर्मी आई मीन ठंड के मौसम में जो पहनते हैं वो क्यों नहीं पहनते? सेम रीज़न है. स्वेट ज़्यादा करेंगे, स्वेट ज़्यादा होगा, तो स्वेट जब ज़्यादा होगा तो कॉटन क्लोथ्स की एक खासियत होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे. और उसमें एक और खासियत होती है कि वो जल्दी इवापोरेट भी करता है. ठीक है, एब्जॉर्ब तो करता ही है, साथ ही साथ जो है वो जल्दी सूखता भी है ना? सूती का कपड़ा जल्दी सूख जाता होगा, रुमाल धो के रखिए पट से सूख जाता है. देखिए होता है कि नहीं? धोइए कि नहीं तुम लोग जीवन में? हाँ, तो सूती का कपड़ा पहनिएगा, पसीना तो आना ही आना है शरीर से, वो तो आएगा ही आएगा. तो आपका कॉटन कपड़ा पहनते हैं तो वो पसीने को जल्दी सोख लेगा, और जल्दी अगर वो सोख लेगा तो वो जल्दी एवापोरेट करेगा, और एवापोरेट जैसे करेगा तो एवापोरेशन करने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा. वो कहाँ से लेगा? हमारे शरीर से. हमारा शरीर जो है उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, वो उड़ गया और हमारा शरीर ठंडा होगा, तो वी विल फील कूल, हमें ठंड लगेगा. इतना ठंडा नहीं लगेगा कि आप चादर कंबल निकाल लें, लेकिन कंफर्टेबल लगेगा. वही आप सोच के देखिए कि वुलन कपड़ा पहले तो थर्मोकोट पहन के निकलो तो गर्मी में, मार्च का महीना में, मई जून में, बॉडी हरियर हो जाएगा. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कि लाइट कलर्ड क्यों, हल्के रंग का क्यों? सूती कपड़ा ही है, मान लीजिए करिया रंग का सूती कपड़ा पहन के निकल लिए है, ऑल ब्लैक है ना, गनवा चलता है ना बोला ऑल ब्लैक. कौन सिंगर का है? रिचुआ? कौन सिंगर का है बोलो ऑल ब्लैक? सिखा रही है. काला काला क्यों, काला काला क्यों नहीं? अच्छा, आप लोग पहन के निकलते हैं क्या काला काला? नहीं पहना जाता है. ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हम जो गोर हैं, करिया हमको बढ़िया लगेगा, सूट करेगा, पहन के निकल लेंगे, पागल हो जाओगे बता रहे. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक इज़ अ वेरी गुड हीट एब्जॉर्बेंट, वो बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्ब करता है, समझे? हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. साथ ही साथ उसमें दिक्कत ये है कि वो रेडिएट नहीं करता. ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब करके अपने फांस के रख लेता है, छोड़ता ही नहीं. तो सोच के चलो, एक तो तुम्हारा शरीर का गर्मी, ऊपर से सूरज का गर्मी, दोनों को फांस के रख ले हुए, जाने नहीं दे रहा. तो सूरज के पास तो है नहीं कपड़ा, है मेरे शरीर के पास, आपके शरीर को अनकंफर्टेबल कर देगा. समझे? जितना पसीना आना चाहिए उससे यूजुअली आपको ज़्यादा पसीना आएगा और अनकंफर्टेबल रहोगे, यूँ ऐसे से करते रहोगे खाली. समझे? और दूसरा, सिंथेटिक मटेरियल का क्यों नहीं पहनते हम? सिंथेटिक मटेरियल का सेम रीज़न कि वो गुड एब्जॉर्बेंट नहीं होते हैं. सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो स्वेट वो भी रेजिस्टेंट करेगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता जल्दी, और सूखेगा भी नहीं. सूखेगा नहीं तो फिर हीट किसको देंगे, और हीट देंगे नहीं तो फिर हम ठंडे कैसे होंगे? एवापोरेशन, समथिंग लाइक दैट. वैसा कुछ. क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? क्वेश्चन में हम लोग को पूरा एक्सप्लेन करना हो कि लाइट क्लॉथ्स पहनना है और फिर कॉटन गुड अब्जॉर्बर है, ये सब. डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा कितने कितने मार्क्स का है. और वैसे भी आपका अच्छा का टाइम रहेगा, आप कर सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ गया तो कर सकते हैं. देखो, रीज़न एक ही है, बस सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस में है, तो कहते हैं कि लिखना आना चाहिए. समझे? अदरवाइज रीज़न तो एक ही है. आपको हम हर तरीके का जो कंडीशन नहीं बता सकते, कुछ कंडीशन बता देंगे, और लेकिन हर जगह कहीं पर भी दूसरा अगर फेर बदल करके भी पूछता है, मिला जुला के यही बोलना है और कुछ नहीं करना हमें. समझे? ओके, मूविंग ऑन. नंबर 3, डेजर्ट कूलर्स are very much effective in summers. Why and how? कुल मिला के बोलना, डेजर्ट कूलर समझते हैं? कूलर
ये वाला कूलरवा, हम लोग डेजर्ट कूलर नहीं बोलते हैं ना, हम लोग कूलर बोलते हैं सिंपली, डेजर्ट कूलर बोला जाता है। ठीक है लिखा हुआ कहीं डेजर्ट कूलर लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, लेकिन डेजर्ट कूलर बोलते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट कूलर जो है वो गर्मियों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, ठंड में लगाते हो कूलर? नहीं क्यों? ठंडा हवा देता है। कहाँ से? अपना ससुराली से लाता है? जवाब ठीक है, ठंडा हवा देता है। कैसे करना है वो हमें केवल देखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा डेजर्ट कूलर वाले। देखो होता ये है कि यहाँ पर देखो ये तीनों साइड में इसके पैड्स लगे हुए हैं। देखो इस साइड और उस साइड, इस साइड नहीं है पैड, है इधर है पैड? नहीं, इधर रहेगा तो हवा कहाँ से आएगा, है ना? होता है कि नहीं? 3 साइड पैड से भरे हुए पड़ते हैं रहते हैं, और फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं, है ना? पानी डालते हैं और पानी का पंप जो है वो चलते रहता है, जैसे ये गीला हो जाएगा, ये पैड पूरे गीले होंगे, इधर गीला होगा, इधर गीला होगा और उधर भी गीला होगा, है ना? द पैड्स विल बिकम वेट। फाइन, इतना होगा। सराउंडिंग में जो गर्म हवा है, ठंड, अब गर्मी का मौसम में ठंडा हवा, चिल्ड एयर तो चलेगा नहीं, है ना? लू चलता रहता है, तो गर्म हवा चलता है इधर। ठीक है, तो ये सारा का सारा गर्म हवा जाएगा वहाँ, ऐसे मारेगा इधर। ठीक है, सारा गर्म हवा इसको मिलेगा, इसमें तो पानी था, एंड द पानी हैज़ अ टेंडेंसी टू एवापोरेट, पानी एवापोरेट कर जाएगा, और पानी एवापोरेट करेगा तो आसपास की जो हवा है, आसपास का जो हवा है जो इससे टकराएगा वो ठंडा होगा, और वही ठंडा वाला हवा इनमें से घूम के सुई से उधर चला जाएगा। समझ में आया? दिस इज हाउ डेजर्ट कूलर वर्क्स। इस प्रकार से ये वर्क करता है। ठंडा हवा इधर आ जाएगा। नहीं, इसको गर्म हवा से मतलब ही नहीं है। गर्म हवा तो आएगा और यहाँ मारेगा, इसको एवापोरेट करेगा। ठीक है, फिर ठंडा होगा तो फिर उधर से घूम के तुमको मिल गया। तुम सोचोगे वो पंखा का क्या काम है जो ब्लेड वहाँ लगा हुआ है, तो इट स्पीड्स अप द प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है। समझे? समझ आया? नहीं तो उड़ता तो पेट्रोल भी है ना, कहाँ ठंडा लगता है उसके उड़ने से? ठंडा लगता है उसके उड़ने से? पंखा क्या करता है? आपके इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है, जिससे आपको ठंडा महसूस होगा। नहीं तो आप कुछ देर छोड़ दीजिए ऐसे ही, अपने आप तो उड़िए जाएगा आपका पसीना, लेकिन ठंडा नहीं लगेगा। समझे? ठंड तो हो रहा है बट इतना धीमा धीमा हो रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, बट ये आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में करके देता है। इसलिए पंखा का वो काम है, और उसका का वो ठंडा हवा नहीं देता है। ठंडा हवा का मेन काम ये पैड है। अगर ये पैड नहीं रहेगा उसके बाद चलाओ तो पंखा हम देखेंगे ठंडा हवा देगा। और कभी सोचो कूलर में जो पानी डालते हैं वो जाता कहाँ है? चला हुए से जाके ही गिर के चू के रहना है, फिर उड़ता कहाँ है पानी सिरा कैसे जाता है? सोचो कभी, पानी ख़त्म कैसे हो जाता है? जैसे कुल मिला के अगर बोले पानी यहाँ से जा रहा है, ऐसे करके यहीं आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, तो पानी का लेवल तो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन पानी उड़ जाता है। हर दिन पानी डालना पड़ता है कूलर में। पानी जाता कहाँ है? पानी एवापोरेट होता है, और वही एवापोरेशन के कारण, हम क्या बोले, एवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगा। तो किसको ठंडा कर रहा है? हवा को, जिसकी वजह से वो एवापोरेट हुआ है। समझे? और उसी हवा को आपकी तरफ करके दे रहा है। समझे? तो एक्चुअली हमारे ठंडक में जो है वो पानी अपना बलिदान दे रहा होता है कूलर में। समझे कि नहीं? अगर पानी बलिदान नहीं देगा तो कूलर कुछ नहीं कर पाएगा। बुझे कि नहीं? क्लियर? बुझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, दिस कैन बी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बता रहे हैं हम। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना, फिर से बता देंगे। समझ गए कि नहीं? तो जब भी ये ख़राब होगा फिर आपको पैड चेंज करना पड़ेगा इसका। कूलर के पैड चेंज होते हैं, मालूम है कि नहीं तुम लोग को? नहीं? तुम लोग घर में एसी है ना, तो कोई चीज़ तुम लोग बिनी, पंखा वो भी है। तुम गरीब एकदम बीपीएल कार्ड वाली है तुम लोग ना रे। तो फिर यहाँ कैसे एडमिशन मिला तुमको? इट चेंजेस माय डियर। तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें क्या हो? खराब हो जाएगा। घास पूछ रहा था कोची रहता दे दे कोची है, घास पूछे तो खराब नहीं होगा। एक समय गीला छोड़ देगी, माँ खेलने लगेगा। कपड़ा कुछ दिन छोड़ दो तो गीला करके पूरा रूम महका देगा। महकता है कि नहीं?
बुझ गए हाँ। कि नहीं? कोई दिक्कत? नहीं। ओके, इससे एक्सपेक्टेड एक और कि earthen pots are very much effective again in summers. Why? अब तुम लोग इसका मैकेनिज्म समझाने से पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा earthen pot क्या होता? मटका। अरे गजब, कैसे जानी? डेजर्ट कूलर खाली नहीं जानती थी। earthen pot बोले तो मटका। घड़ा, घड़ा। हाँ, मटका, घड़ा, मटका नहीं। क्या? वही चीज हुआ। वही चीज़ हुआ? अरे मटका वो होता है जो लड़की लोग जाती है उधर नैया से पानी लेके उधर जाती ना, वो मटका है। और घड़ा वो घर में सुराही उराही में पानी जो डालते रखते हैं वो है घड़ा। देखिए पर कितना बड़का घड़ा रहता है, कपार में इतना बड़का घड़ा लेके तुम लोग पानी लाती है, फिर छोटा रहता है, वो है मटका, है ना? जिसको कन्हैया मार के फोड़ देता था ना, वो है मटका। हम घड़ा की बात कर रहे हैं, समझे? हाँ। तो earthen pot घड़ा, घड़ा भी जो है, अब जिसके घर में फ्रिज नहीं है, एकदम गरीब है हमरा जैसा, तो उसके पास क्या रहे, ठंडा पानी कैसे पिएगा? पैसा भी नहीं है उसके पास कि ठंडा पी ले, ठंडा क्या ठंडा पानी पी ले, बहुत दिक्कत है, करेगा क्या? इन दिस सिचुएशन दे कीप घड़ा, है ना? 10 रुपये में घड़ा मिलता है, पूरा पूरा गर्मी बिता देता है, वो भी तो ठंडा करता है। कैसे? ना बिजली ना ये वो ना वो, फिर कैसे ठंडा करता है? हैव यू एवर थॉट? हाँ, सोचे हैं? कैसे ठंडा करता? उन लोग में छेदा रहता, वो पानी बाहर आता। पानी बहता नहीं है, फिर छेदा रहता था। इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता, आप ही तो बोले थे स्किन में भी तो छेदा रहता, तो दिखता तो नहीं। वो पानी ऑपरेट होता है, अंदर ठंडा रहता है। जी, आप घड़े को देखिएगा तो घड़े को रखने का एक तरीका होता है, ठीक है? आप यूं ही आप उसको घड़े में रखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा पानी लीक भी करता है इससे, ठीक है? घड़े को बड़े सहजता से रखा जाता है, ऐसा जगह जहाँ पानी अगर चूहे तो नीचे गिर जाए, या फिर ज़्यादातर लोग जो है वो घड़ा को बालू में रखते हैं, है ना? बालू सैंड में रखते हैं, वहाँ पे रख के और फिर उसके ऊपर से जो कपड़ा लपेट देते हैं, ठीक है? और वो कपड़े को गीला करके रखते हैं, समझे? पानी डाले, कपड़ा गीला कर दीजिए, उससे क्या होगा, गीला वाला जो कपड़ा है वो एवापोरेट होते रहेगा, समझे? एवापोरेट होता रहेगा, और क्या बोले, एवापोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। इस वजह से पूरा का पूरा मटके में रखा हुआ पानी या घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा, समझे? और वो earthen pot जो होता है वो पोरस होता है, जैसे हमारा स्किन है पोरस है, जिससे जो है वो टाइम पर लीकेज होते रहता है ना? ठीक उसी प्रकार से earthen pot भी वैसा ही रहता है, तो टाइम पे जो है वो लीकेज होते रहता है पानी का, तो वो सीपेज जो होते रहता है पानी का, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पानी एवापोरेट करना चाहेगा, और एवापोरेशन जैसे ही होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वही अंदर वाले से लिया, तो जो दिया वो ठंडा, और जो लिया वो गया ऊपर। दिस इज हाउ earthen pot वर्क्स। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। और भी ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं, आई विल नॉट गो मच डीपर, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से, और भी आएंगे तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। फाइन, चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए तो आगे बढ़े। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, मतलब एवापोरेशन को कौन कौन अफेक्ट करता है, ठीक है? ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम एवापोरेशन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं, ऐसा कुछ। क्लियर? अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन में सबसे पहला है सरफेस एरिया, ठीक है? सरफेस एरिया, एवापोरेशन जो है इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन, ठीक है? ये सरफेस पे होगा। आपको याद है हमने क्या कहा था कि हमारा ये जो ऐसा था, तो ये वाला जो पार्ट था ये एक लाइन पूरा गायब हो जा रहा था, समझे कि नहीं? मान के चलो कि अगर हम ये यहाँ पे करके अगर इतना बड़ा पतीला रहता और ये रहता और ये यहाँ तक पानी रहता, सोचो तो ये इतना लंबा लाइन एवापोरेट करता कि नहीं, समझे? हाँ, तो इससे क्या पता चला, इफ़ आई इंक्रीज द सरफेस एरिया एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। और अगर ऐसा रहा एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, अगर ऐसा रहा तो आपका सामान जो है वो जल्दी ठंडा होगा, समझे? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एवापोरेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। एज इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, ये एक सरफेस फेनोमेनन है। जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा वो एवापोरेट करेगा, और जितना ज़्यादा एवापोरेट करेगा उतना ज़्यादा जल्दी और ठंडा होगा। सीधी सी बात, समझे कि नहीं? बुझाया? अच्छा, इस आधार पे यदि हम ये बोले आपको, यदि ये पूछे इसी कॉन्सेप्ट से, अगर हम एप्लीकेटिव क्वेश्चन अगर हम ये पूछे कि कौन सा चाय जो है टी, चाय किस में जल्दी ठंडा होगा, कप में या सॉसर में? सॉसर समझते हो? सॉसर, पतीला। अरे भोंभी, पतीला, वो पतीला, यही एकदम तकलीफ है इतिया वाला। यहाँ के लोग खाली एक कप दे देते हैं, चाय पीने जाओ तो जाएगी, कप के साथ एक सॉसर रहता है जिसको ऐसे ऐसे करके कपवा रखते हैं उसमें, पता नहीं उसको कोई चीज़ एकदम थकान लगता है यहाँ से मुँह में ले जाने के लिए, किसी सॉसर देता है उसको रखने के लिए। देखियो कभी फिल्म की नहीं? हाँ, तो यहाँ से वहाँ ले जाने में आदमी थक जाता है, इसलिए सॉसर देता है कि भाई रख ले इसमें। हम लोग तो कपे में रख के पी लेते हैं पूरा, है ना। तो वो सॉसर, मान लीजिए कि एक चाय जो है हम सॉसर में रखें और एक कप चाय हम रखें, कौन सा जल्दी ठंडा होगा? सॉसर वाला। कौन सा जल्दी ठंडा होगा रे? हाँ, सॉसर में नहीं समझ में आ रहा है कि खाली सॉसो कर रही है? इमेजिन कर पा रही है हम क्या बोल रहे हैं? सॉसर मैंने, प्लेट टाइप रहता है। हाँ, कप कटोरिया में, कटोरी टाइप का नहीं रहता थी हम कपों में, इससे बढ़िया हम बोल ही रहे थे। ना रे, क्लियर है? ओके। इस हिसाब से मुझे ये बताइए कि अगर आपका घर में वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पतीला, डेगची, है ना, डेगची में आपका पानी जल्दी ठंडा होगा कि अगर आप एक टब में रख दे तो? टब वाला, क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा, तो ज़्यादा जल्दी एवापोरेशन, जी, जल्दी एवापोरेट करेगा और जल्दी जो है वो ठंडा होगा। बुझे कि नहीं? इसमें एप्लीकेटिव कुछ इसी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं कि विच वन विल बी ईजियर, तो आपको फैक्टर मालूम होगा और उसका रिलेशन मालूम होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। बुझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? फाइन, ओके। सो दिस इज माई सरफेस एरिया। नंबर 2, दूसरा चीज़ जो एवापोरेशन को फैक्टर करता है दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर। हाउ? तो एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, याद रहेगा, ई फॉर एवापोरेशन, ठीक ना। एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ाइए उतना ज़्यादा एवापोरेशन हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो एवापोरेशन हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है, क्लियर। टेम्परेचर बढ़ा तुरंत हो जाएगा, बुझे। इसलिए आप देखे होंगे कि गर्मियों के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं ठंड के मौसम के मुकाबले में, है ना कि नहीं? गर्मी के मौसम में जल्दी कपड़ा सूखता है कि ठंडा में? गर्मी में ना, बिकॉज ऑफ द हीट प्रेजेंट, एंड वी नो दैट कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना जल्दी इवापोरेट होगा, और जितना जल्दी इवापोरेट होगा उतना जल्दी सूख गया, बात खत्म। यही ना हुई, क्लियर। तो इस पर भी आपको ये सवाल बोल सकता है कि द वेट क्लोथ्स ड्राई अप क्विकली इन समर्स दैन इन विंटर्स, वाई, ऐसा बोल सकता है, तो वो आप कर लीजिएगा, क्लियर। नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझते हैं? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी, ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब समझो, यदि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा तो आपके कपड़े में से वाटर वो जाएगा तो उड़ेगा तो जाएगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में ही ना। तो एटमॉस्फेयर बोलेगा कि जगह नहीं है, पहले से ही बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, तो और हम ज़्यादा हम लोड नहीं ले सकते,
मुझे वो और ज़्यादा लोड नहीं लेगा, तो इस कारण से आपका एवापोरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, ह्यूमिडिटी फिर कम होगी तो फिर आपका एवापोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बरसात के मौसम में आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, क्यों? क्योंकि बरसात में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और कितना घुसेड़ोगे ऊपर में, समझे? सो इसमें हम बोल सकते हैं कि एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्लियर? रिलेशन आप अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। नंबर 4 कैन बी द स्पीड ऑफ द विंड। स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड इज ऑल्सो अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। स्पीड ऑफ विंड, हवा तेज कर दीजिए, एवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि इट इंक्रीजेज द रेट इंक्रीज कर देता है। तो आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो कि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड स्पीड। फाइन, कोई दिक्कत? ओके। नंबर 5 इज, मेरे ख्याल ज़्यादा देगा ना, तो 5 नंबर के लिए होगा कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अपॉन विच द एवापोरेशन डिपेंड्स। 5 नंबर, 5 को पॉइंट। द 5th कैन बी नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल कहिए या लिक्विड कहिए, नेचर ऑफ द मटेरियल या लिक्विड, कुल मिला के डिपेंड करता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपने लिक्विड लिया है, पानी लिए हो कि दारू लिए हो कि पेट्रोल लिए हो, उसके आधार पर डिपेंड करेगा। जैसे पानी लोगे, पानी अगर लिया आप, वाटर लिए हो, तो रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगा, समझे? वही आप अल्कोहल ले लीजिए, रेट ऑफ एवापोरेशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा पानी से। पेट्रोल ले लीजिए, पटाख से उड़ जाएगा, समझे कि नहीं? दिस इज व्हाट आई मीन बाय द नेचर, समझे? कि आपने कौन सा लिक्विड लिया है, ये डिपेंड करता है, समझे? और मटेरियल में आप कह सकते हो कि मतलब कि कौन से सब्सटेंस में वो प्रेजेंट है। जैसे आपने सूती कपड़ा लिए हो कि क्या लिए हो, सूती कपड़ा लिया होगा जल्दी होगा, है ना? सिंथेटिक लोगे थोड़ा सा लेट होगा, ये कहने का मतलब। क्लियर? कोई दिक्कत? सो दीज आर द 5 फैक्टर्स अपॉन विच एवापोरेशन डिपेंड्स। आप केवल की फैक्टर्स केवल याद रखिएगा, बाकी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। यदि आप समझ चुके हो तो आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? समझे? की फैक्टर्स क्या क्या है? पहला सबसे पहला है हमारा सरफेस एरिया, ठीक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड एंड नेचर ऑफ मटेरियल, बस, या नेचर ऑफ द लिक्विड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन, छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक केवल बच गया है, ठीक है, छोटा सा है, बहुत इशू नहीं। इशू यहाँ पर ये होता है जब बच्चे एवापोरेशन समझ लेते हैं ना, तो लोग जो है या बच्चे जो है एवापोरेशन और बॉइलिंग इसको जो है वो मिसलीड कर जाते हैं। एवापोरेशन बॉइलिंग दोनों एक जैसा वो यूज़ करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? एवापोरेशन इज समथिंग एल्स, बॉइलिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है? सो विल सी व्हाट इज एवापोरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग। एवापोरेशन के बारे में काफ़ी अच्छा खासा बात कर लिया, जस्ट केवल बॉइलिंग से एक बार कंपेयर कर देंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, बॉइलिंग और इधर हम लोग लिखेंगे एवापोरेशन। ठीक। नंबर 1, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग इज द प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी बॉइल करना शुरू होगा, ठीक है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना? जब तक बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं लेकर जाओगी, बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगा, उबलना शुरू नहीं होगा। थोड़ी पतीला चढ़ाते हैं सीटर में, उबलने लगता है नहीं ना, थोड़ा गर्म होता है, टेम्परेचर पहुंचता तब ना। जबकि एवापोरेशन के लिए आपको हीट करने की भी जरूरत नहीं है ना, उसका कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है, मतलब इसका कोई एवापोरेटिंग टेम्परेचर वैसा कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे बॉइलिंग के लिए इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस at a fixed temperature, that is the boiling point. boiling point पे रीच करेगा तभी वो करना होगा, अदरवाइज नहीं, समझे? यहाँ पे हम लिखेंगे no such temperature is required for evaporation.
एवापोरेशन करने के लिए ऐसा कोई टेम्परेचर का खास ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। नंबर 2, बॉइलिंग कैन नॉट बी डन ऑन इट्स ओन। ये अपने आप नहीं होगा, आपको हीटर में चढ़ाना होगा, गैस में चढ़ाना होगा, चूल्हा में चढ़ाना होगा, हीट उसको देना होगा। बट एवापोरेशन के लिए देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड हीट, ये खुद भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन ऑल्सो, ये अपने आप भी चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर 3, इट इज़ अ बल्क फेनोमेना। इट इज़ अ बल्क फेनोमेनन। बल्क फेनोमेनन क्या बोलते हैं इसको? बल्क फेनोमेनन, बल्क फेनोमेनन कहने का मतलब ये है ना कि इसमें जो है वो आपका पिछले साल आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं कि हीट ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सुने हो? तो इसमें कन्वेक्शन होता है, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि एक एक करके धीरे धीरे बल्क से गर्मी चालू होगी, ठीक है। जैसे कभी आप नोटिस किए होंगे, अगर आप पानी उबाले हैं, पानी अगर गर्म करने के लिए आप दोगे तो आप चेक करने के लिए कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं, आप ऊपर का केवल लेयर ऐसे पिंच से टच करके देखते हो, ऐसे देखा जाता है। हाथों डुबो के नहीं देखा जाता, होता है, क्योंकि हाथ अगर डुबो दीजिएगा तो नीचे ज़्यादा गर्म रहता है, समझे। तो इट इज़ अ बल्क फेनोमेनन, अंदर से एकदम उसके गर्मी निकलती है, समझे। लेकिन एवापोरेशन देखिएगा तो इट इज़ नॉट अ बल्क फेनोमेनन, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन, समझे। इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन, ऊपर वाला परत उड़ जाएगा, नीचे वाला रह रहेगा, समझे। सो नंबर 3, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। क्लियर? इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। नंबर 4, हो, और क्या लिख सकते हैं हम लोग? बॉइलिंग, एवापोरेशन, बॉइलिंग, एवापोरेशन, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। It causes cooling, it causes heat. अरे कितना होशियार लड़की है तूने। यहाँ पे बॉइलिंग कॉजेज नो कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन एवापोरेशन इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट भी आपको देगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक। और यहाँ पे लिख सकते हो आप अल्कोहल या स्पिरिट, अल्कोहल एवापोरेट कर जाता है, स्पिरिट भी एवापोरेट कर जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। क्लियर है? आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए इसको छाप लेंगे।